वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 16। पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये नियम बोलता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि जब हम दो तत्व की यौगिक की क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया मान लो और दूसरा है, ये दोनों क्रिया करके एक तीसरा यौगिक बनाते हैं। तो जो दोनों का द्रव्यमान होगा, इनका द्रव्यमान बराबर होगा किसके, जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा इसके द्रव्यमान के। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे क्या है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब दोनों की क्रिया की जाती है फिर दोनों का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान ये बराबर होगा हमारे जो हमारा NaCl बन रहा है और H2O हो रहा है, ये दोनों के द्रव्यमान के बराबर होगा, द्रव्यमान के बराबर होगा। और दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं हम कि यदि ये पूरी क्रिया एक पॉट में हो, एक बंद पॉट के अंदर कराए हम, तो इनका जो द्रव्यमान होगा, किसी भी समय पर हम द्रव्यमान चेक करेंगे तो द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब है कि द्रव्यमान न तो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है और न ही नष्ट हो रहा है, जितना द्रव्यमान था उतना ही रह रहा है। तो इसको बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। सबसे पहले हम घर्षण बल समझते हैं। तो घर्षण बल क्या होता है कि जब भी दो सरफेस होती है, एक सरफेस है एक सरफेस है, तो ये दोनों सरफेस के बीच में जो बल लगता है, इसको यदि हम आगे खिसकाएंगे इधर या इधर, तो इसके बीच में एक बल लगेगा, उसको बोलते हैं हम घर्षण बल। ठीक है, घर्षण और ये गति के विपरीत काम करता है। तो ये जो घर्षण बल होता है ये किस बात पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारी सतह है, सरफेस है, वो चिकनी हो तो कम लगेगा, खुरदुरी हो तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। दरवाजे का संचलन, ठीक है, दरवाजे को लगाना, इसमें तो हम चाहेंगे कि घर्षण बल क्या हो, कम हो, तो ये आसानी से लगे। ठीक है, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना, ठीक है, तो जब हम गीले संगमरमर के फर्श पर चलेंगे तो जो संगमरमर का फर्श होता है क्या होता है, बहुत ही चिकना होता है, चिकना। ऊपर से इसमें गीला हो गया मतलब इसका फ्रिक्शन क्या हो गया, एकदम कम हो गया। तो जब इस पर हम चलेंगे तो हमारे पैर की इस पे ग्रिप नहीं बनेगी, इसके बीच का घर्षण कम होगा और हम फिसल जाएंगे। ये कार्य कैसा हो जाएगा, कठिन। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल माध्यम के खालिस्तान गुणों पर निर्भर करती है। तो हमारी ध्वनि की चाल है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, वो लिख लेते हैं। पहला तो है माध्यम पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा घनत्व पर डिपेंड करती है, घनत्व पर, ठीक है। इसके बाद है तापमान पर डिपेंड करती है, तापमान पर, ठीक है। तापमान की बात करती है तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है हमारा माध्यम की अवस्था, माध्यम की अवस्था पर डिपेंड करती है, ठीक है। और लास्ट है हमारा आर्द्रता पर, आर्द्रता पर डिपेंड करती है। तो किस टाइप से डिपेंड करती है देख लेते हैं हम। जो माध्यम है, तो जितना माध्यम ठोस होगा उतना हमारी ध्वनि की चाल कैसी होंगी, ज्यादा होंगी। जितना कठोर होगा माध्यम, ठीक है, कठोर होगा तो ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल ज्यादा होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घनत्व पर। तो घनत्व के समानुपाती होती है ध्वनि की चाल। यदि घनत्व ज्यादा होगा तो ध्वनि की चाल ज्यादा होंगी, ठीक है। यदि घनत्व ज्यादा है तो चाल ज्यादा होंगी, और घनत्व कम है तो चाल कम होंगी। तापमान पर भी डिपेंड करती है। तापमान यदि अधिक होता है तो ध्वनि की चाल अधिक होती है, इसके भी समानुपाती होती है। ध्वनि की चाल अधिक होगी जब तापमान अधिक होगा, तापमान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तरंग दैर्ध्य के भी समानुपाती होती है, ठीक है। माध्यम की अवस्था पर भी निर्भर करती है। यदि माध्यम ठोस होगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, द्रव होगा तो उससे कम होंगी, और वायु या गैस होगा तो उससे कम होंगी, ठीक है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोस में होती है। आर्द्रता पर भी ध्वनि की चाल निर्भर करती है। यदि आर्द्रता और नम मौसम होगा तो ध्वनि की चाल अधिक होगी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता पर, दाब पर और ताप पर, तीनों पर निर्भर करती है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से सभी, ठीक है। और जो ध्वनि की चाल होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल टेम्परेचर पर ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक खालिस्तान का प्रवाह है। तो जो विद्युत धारा हमें यहाँ दिख रही है कि एक हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर वो होते हैं जो विद्युत को आसानी से फ्लो होने देते हैं। तो ये कंडक्टर में विद्युत धारा
कैसे फ्लो होती है वो देखते हैं हम। तो क्या होता है कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पोटेंशियल या वोल्टेज लगाने पर एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसी को हम बोलते हैं क्या, विद्युत धारा। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। इसमें ऊपर होता है क्या, आवेश, और नीचे क्या है, टाइम। तो जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे ही हम विद्युत धारा करते हैं। तो विद्युत काहे का प्रवाह होता है, ये होता है विद्युत आवेश का। जो विद्युत धारा होती है, धारा, उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ एक खालिस्तान रंग की लौ उत्पन्न करते हैं। तो ये पीले रंग की लौ को उत्पन्न करते हैं, और ये इसलिए होता है कि जब असंतृप्त कार्बन जलता है, असंतृप्त कार्बन को जलाया जाता है तो पूर्ण रूप से इसका दहन नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण दहन नहीं होता है असंतृप्त कार्बन का। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नहीं जलते हैं। तो इसके कारण क्या होती है कि बहुत सारा काला धुआं निकलता है और साथ में पीले रंग की लौ निकलती है, जैसे हमें चित्र में दिखाया गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। तो 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तब 1947 में क्या होता है कि भारत का विभाजन होता है। इसमें दो देश बनते हैं, एक बनता है भारत और एक बनता है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान होता है उसमें 1949 में आवामी लीग की स्थापना होती है। आवामी लीग की स्थापना होती है, इसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराना था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि शेख मुजीब 1970 में शेख मुजीब जो कि पूर्वी पाकिस्तान के थे, ये चुनाव जीत जाते हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान इसे मानने से इनकार कर देता है। तो क्या होता है कि जो शेख मुजीब होते हैं ये कर देते हैं 26 मार्च 1971 को पूर्ण आजादी की घोषणा कर देते हैं पूर्वी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको 16 दिसंबर 1971 को आजादी मिल जाती है, आजादी। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान है फिर बांग्लादेश बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो विभिन्न प्रकार के ऊतक के अध्ययन है उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी। और जो हिस्टोलॉजी है एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊतक का अध्ययन, और इसी को हम बोलते हैं ऊतक विज्ञान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, जो ऊतकों का अध्ययन होता है उसको ऊतक विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी आवाज सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है। तो जो आवाज होती है इसमें एक एक करके हम देखते हैं उच्च पिच वाली आवाज। जैसे कोई टेबल खिसका रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसको बोलते हैं उच्च पिच की आवाज। तो जो सुनने में सुखद तो होती नहीं है, ठीक है, शोर भी सुनने में सुखद नहीं होता है। और निम्न पिच मतलब जो बहुत कम पिच की आवाज है, सुनाई भी नहीं दे रही, तो सुनने में कैसे सुखद हो सकती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो संगीत होता है वो सुनने में सुखद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों और खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग खालिस्तान बनाने के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो जो हमारा नमक होता है NaCl, ठीक है, इसका उपयोग कच्चे माल के बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें है वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये एक हो गया वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के अलावा बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, इसके अलावा बुझा हुआ चूना बनाने के लिए। ठीक है, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए। ठीक है, और इनके जो रासायनिक सूत्र होते हैं सभी के, तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, CO3। इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है हमारा CaOCl2, और इसका नाम कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, हाइपोक्लोराइड।
ठीक है। इसके अलावा हमारा है बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का हमारा रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा हमारा बुझा हुआ चूना होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है इसका फॉर्मूला होता है CaOH2 और इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जो हमारा नमक है उसका उपयोग क्या है, ये सभी को बनाने के लिए होता है। इसमें क्या क्या आ गया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर आ गया, बेकिंग सोडा आ गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिष्कृत जन्म दर प्रति वर्ष प्रति खालिस्तान व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या होती है। तो जो अपरिष्कृत जन्म दर होती है उसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे इसको CBR भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रूड बर्थ रेट, बर्थ रेट, ठीक है। और जो अपरिष्कृत होता है जन्म दर, वो किसी साल में जनसंख्या के प्रति 1000 लोगों पर जन्मों की संख्या होती है, मतलब जनसंख्या पर 1000 लोगों पर जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी संख्या होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला खालिस्तान में स्थित है। तो जो जैसलमेर का किला है वो राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है, जैसलमेर शहर में स्थित है। और ये बहुत कम किलों में से एक जीवित किला है, ठीक है। जीवित किले वो होते हैं कि जिसमें आज भी लोग रह रहे हो। तो जैसलमेर शहर की एक तिहाई जो जनसंख्या है वो अभी भी इस किले में रहती है, ठीक है, इसलिए इसको जीवित किला बोलते हैं। तो ये कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो नोमुरा कप है ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। ये एक द्विवर्षीय प्रतियोगिता होती है, द्विवर्षीय मतलब 2 साल में एक बार खेले जाने वाली प्रतियोगिता है। पहले इसको विषम वर्षों में खेली जाती है, ठीक है, विषम वर्ष में खेली जाती थी पहले पहले और अभी ये सम वर्षों में खेली जाती है, सम वर्षों में खेली जाती है, ठीक है। अभी विषम वर्ष मतलब 2001 में खेलते थे, फिर 2003 में होती थी, ठीक है, फिर उसके बाद में 2005 में, लेकिन अभी कैसे 2002 में, 2004 में, 2006 में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया गोल्फ, और गोल्फ पे कोई ये बॉलर ऐसे बैट से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को क्या कहा जाता है। तो कोई भी पदार्थ जब उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, जैसे हम परफ्यूम ले लेते हैं, हाई सांद्रता में होता है, इसको जब हम स्प्रे करते हैं तो ये निम्न सांद्रता में जाता है तो कैसा हो जाता है, विसरित हो जाता है, मतलब पूरे कमरे में फैल जाता है, इसी को विसरण बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो जो भारतीय संविधान है उसको संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को मान लिया था, और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में संविधान लागू हो गया था। तो इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय होती है। तो जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है ये यौवन तक सक्रिय होती है, और जो थाइमस ग्रंथि होती है ये हमारे चेस्ट में लाल रंग की एक ग्रंथि होती है जो हमारी थायराइड ग्लैंड के नीचे होती है, ठीक है। और जो थाइमस ग्रंथि होती है ये टी लिम्फोसाइट नामक जो कोशिकाएं होती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है, इनके विकास में मदद करती है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है, और ये हमें संक्रमण और रोगों से बचाती है, ठीक है। और ये जो है ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। एवं यह जब बचपन में मतलब जब हम छोटे होते हैं इसका साइज बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इसका साइज छोटे होते जाता है, और यह कम सक्रिय होते जाती है, और ये यौवन में क्या हो जाती है, कम, बहुत ही कम सक्रिय रहती है, ठीक है। यौवन में बहुत ही कम सक्रिय हो जाती है। कौन सी ग्लैंड,
थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी बेरी किस वजह से होता है? तो जो बेरी बेरी एक रोग होता है, बेरी बेरी ये होता है एक रोग, और ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, विटामिन बी1 की कमी से। ठीक है, तो विटामिन बी1 या थायमीन की कमी से होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन अणु में एक खालिस्तान होता है। तो जो साबुन अणु होता है, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक साबुन का अणु होता है, उसमें दो सिरे होते हैं। ठीक है, और जो दोनों सिरे के गुण अलग अलग होते हैं, उसमें एक जल रागी होता है, मतलब उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। और दूसरा सिरा होता है हमारा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जो हमारा साबुन का अणु होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा, सोडियम या तो पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, और इनके दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो कार्बन वाला हिस्सा होता है, कार्बनिक यौगिक वाला, वो तेल में घुलनशील होता है। ठीक है, और जो आयन वाला होता है जैसे सोडियम पोटेशियम आयन वाला होता है, वो जल में घुलनशील होता है। तो जो हमारा जो अणु होता है साबुन का, उसका सिरा एक जल रागी सिरा होता है और एक जल विरागी सिरा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, जल स्नेही शीर्ष और जल विरागी पुष्प। ठीक है, मतलब जल रागी का शीर्ष हो गया, और जो पीछे वाला भाग होता है वो जल विरागी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है? तो जो बीजोजनित रोग है वो उसको बोलते हैं जो कि बीज के कारण होता है। बीज के कारण होने वाले रोगों को बीजोजनित रोग कहते हैं, और उसके कारण हमारी फसलों की गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है। फसलों की गुणवत्ता कम होती है, गुणवत्ता और उपज कम होती है। तो ये गेहूं के दाने का आवरण गिर जाना, ये भी क्या बीजोजनित रोग है। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न, ये भी बीजोजनित रोग है। चावल के टेन के आवरण का सड़ जाना, ये भी बीजोजनित रोग है। जो आलू में होने वाला मोजेक रोग है, ये बीजोजनित रोग नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज कम दरों पर उपस्थित है, या एक नीति जो ऐसी स्थिति में हो। तो जो कम दरों पर ब्याज उपस्थित होता है, कम दरों पर ब्याज, तो इसमें जो ऋण लेता है, मतलब जो लोन लेगा, ऋण लेने वाले को क्या होगा, ये फायदेमंद होगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, और जो देता है इस पैसे को, उसके लिए नुकसानदायक होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट, ठीक है, या सेविंग अकाउंट, इस पे हमको बहुत कम ब्याज दर मिलती है, लगभग 2% तक। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चीप मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है? तो जो हमारा पोलो खेल होता है, जो कि घुड़सवारी में सबसे पुराना खेल है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, और 2 टीम मिलके इसको खेलती है। टीम कितनी होती है, 2 टीम खेलती है। ठीक है, और एक घुड़सवारी पर खेले जाने वाला बहुत ही पुराना गेम है, ऐसे खेलते हैं। इसमें डंडी होती है हाथ में, जिसके माध्यम से एक बॉल को गोल किया जाता है गोल पोस्ट में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, पोलो गेम होता है। इसको बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।